हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th चैप्टर का हमारे ललित चौधरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल पे नए हो तो ललित चौधरी यूट्यूब एकेडमी इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको 10th 11th 12th 8th 9th सारे के सारे मैथ के चैप्टर जो है वो कंप्लीट बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा आपको। तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। हमारे ललित चौधरी एकेडमी यूट्यूब चैनल करिए सब्सक्राइब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। चैप्टर एक स्टार्ट करने वाले हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रियल नंबर की बात करेंगे। तो रियल नंबर की बात करने से पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम संख्याओं की कि संख्या क्या होती है। बाकी सब तो बाद में करेंगे, वास्तविक संख्या से पहले हम बात करेंगे संख्या यानी नंबर की। संख्या क्या होती है, संख्या जो होती है गणित की एक ऐसी इकाई होती है। गणित की क्या होती है, एक ऐसी इकाई, कहीं हम कोई ऐसा चिन्ह कहें जिसके द्वारा हम संख्याओं को क्या गणित की एक ऐसी इकाई या चिन्ह, गणित की एक ऐसी इकाई या गणितीय चिन्ह या गणितीय शब्द जिसकी सहायता से हम गिनती करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, गणित की ऐसी संरचना या चिन्ह जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। गणित की ऐसी संरचना या चिन्ह जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। इनके जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गिनती काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, नंबर की संख्या बोलते हैं। अब संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो संख्या के प्रकार की बात करें तो संख्या में सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, जिसके द्वारा हम गणित की क्या करते हैं, संख्या गणना करते हैं। गणित की क्या करते हैं, गणना करते हैं। इनकी जो गिनती करने के लिए क्या करती जाती है, काम में ली जाती है। ऐसी संख्याएं, देखिए ऐसी संख्याएं जो गिनती करने के लिए काम में ली जाती है, ऐसी संख्याएं जो गिनती करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जैसे 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इस तरीके से चलती जाती है। प्राकृतिक संख्या, ये कौन सी संख्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जो क्या की जाती हैं, गिनती के लिए यानी गणना के लिए यूज की जाती है, गिनती के लिए यूज की जाती है, ऐसी संख्याएं को क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद में दूसरे नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या आती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, इनको लिखेंगे हम होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं या ऐसी हम बोलेंगे ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें हम जीरो को शामिल कर लिया जाए। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें हम क्या कर ले, जीरो को शामिल कर लें। इसके एग्जांपल देखेंगे 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलती जाती है। वो संख्याएं कौन सी कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। तो हम पहले चैप्टर में सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तविक संख्या से पहले हमें संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए। संख्या क्या होती है, संख्या होती है गणित की एक ऐसी संरचना या चिन्ह, गणित की एक ऐसी संरचना या चिन्ह जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं, वो क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। अब ऐसी संख्याएं जो गिनती में काम ली जाती है, कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इस तरीके से जो अनंत तक चल जाती है और यहां तक चलते हैं। ये वाला साइन जो है इसको क्या बोलेंगे हम, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। तो ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए काम में ली जाती है, कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम किसको शामिल कर ले, जीरो को शामिल कर ले जाए, यानी जीरो शुड बी एडेड इन नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर ले तो कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। तो संख्या के बारे में हो गया।
तो दो भाग हमने इसके पढ़ लिए संख्या के, कौन कौन से, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। कौन कौन से, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा जो पढ़ा है हमने वो कौन सी पढ़ी थी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को क्या बोलेंगे, होल नंबर। अब जो तीसरा इसमें आता है, तीसरा वो आता है पूर्णांक। क्या रहता है बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक। अब किसके बारे में बात करेंगे, पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है, अब हमने पढ़ लिया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 इस तरीके से चलती जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 इस तरीके से चलती जाती है। अब पूर्णांक जो होता है वो क्या कहता है, पूर्णांक कहता है कि पूर्ण संख्या जो है, ये जो हमारी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में शून्य, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। क्या कहेगा, पूर्णांक क्या कहेगा कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या पूर्णांक कहलाएगी, इंटीजर कहलाएगी। इंटीजर क्या होगा कि होल नंबर शुड बी एडेड, नहीं सॉरी, नेगेटिव नंबर शुड बी एडेड इन होल नंबर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या कहलाएंगे कि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएंगे, हमारे पास पूर्णांक कहलाएंगे। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। जैसे पूर्ण संख्या कौन कौन सी बताना, 0 हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस तरीके से कहां तक जा रही है, अनंत तक। यही बात है ना, ठीक है। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होगी -1, -2, -3 और इस तरीके से ये चलता जाएगा माइनस के अनंत तक। तो ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली संख्या कौन सी कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। पूर्णांक क्या कहलाएंगी, नेगेटिव नंबर शुड बी एडेड इन होल नंबर कॉल्ड इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया जाए, कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। अब पूर्ण संख्या तो यहां से यहां तक ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। और ये पूरी की पूरी टोटल पढ़े हम तो कौन सी हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। टोटल तो कौन सी हो गई, पूर्णांक हो गई। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक हो गई। और ये जो है, ये वाली कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या कौन सी है, ये वाली जो संख्या है ये है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कौन सी है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी तक हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात बताइए कि माइनस के 3 जो दे रखा है, ये मुझे बताइए पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है। तो माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 है, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया। जबकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक जाती है। 1 से अनंत तक में है 3 तो है, 3 है, चिन्ह को छोड़ो 3 है, लेकिन माइनस का चिन्ह लग रहा है, जबकि यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या में आ जाइए, पूर्ण संख्या में क्या है, 0 होना चाहिए, 0 शामिल कर लेते हैं। क्या ये होगा, नहीं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होंगी। अब पूर्णांक पे आते हैं। पूर्णांक में क्या कहता है कि ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। शामिल कर लेते हैं तो -3 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। -3 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। -3 तो हो गया हमारा पूर्णांक। अब मुझे बताइए कि 2.5, यहाँ पे ये 2.5 जो है ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या, कौन सी है तीनों में से। 2.5 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीनों में से कौन सा है, तो 2.5 आ गया। अब 2.5 जो है इसमें दशमलव जैसी हटाएंगे हम, दशमलव हटा के क्या रखेंगे, बटे में 10 लिखेंगे। अब इसको 5 से जैसी काटते हैं, 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, 5/2 आता है। कितना आता है, 5/2। अब 5/2 कहीं पे भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा ना, तो ये जो संख्या है 5/2 क्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा। 5/2 पूर्णांक होगा, नहीं होगा। तो जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं, जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं, तो बताइए
वो दशमलव संख्या, जितनी भी दशमलव संख्या है, क्या सभी दशमलव संख्या, इनमें से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक होंगी तो कोई सी भी नहीं होगी। दशमलव संख्या ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना पूर्ण संख्या है, ना पूर्णांक है। इनकी जितने भी डेसिमल जो है, जितने भी डेसिमल है, वो ना तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना कि इंटीजर है। तो अब हम बात करते हैं डेसिमल जो है, ये संख्या, इनमें से कोई सी संख्या नहीं है, लेकिन हमें पता है कि डेसिमल कहीं ना कहीं संख्या है, डेसिमल कहीं ना कहीं संख्या है, लेकिन इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। तो डेसिमल आएगा कहां? तो डेसिमल आने के लिए संख्या का और प्रकार रह रहा है, तो और प्रकार कौन सा रह रहा है उसको बताते हैं। तो संख्या का अगला प्रकार देखने के लिए रेडी हो? चलो बताओ कौन सा प्रकार है अगला। परमेय संख्या, रेशनल नंबर। परमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होती है? अब बात करते हैं परमेय संख्या की। तो परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होती है? परमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? कि परमेय संख्या की परिभाषा बताइए, या परमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो परमेय संख्या क्या होती है? जितने भी डेसिमल्स जो आते हैं, अभी हमारे पास डेसिमल वाली संख्या रह गई, बाकी की संख्या जो है वो तो हमें सभी बांट दी, लेकिन अब हमारे पास डेसिमल वाली संख्या रह गई, दशमलव वाली संख्या रह गई। अब इन दशमलव वाली संख्याओं को कहां बांटेंगे? दशमलव वाली संख्या को कहीं ना कहीं तो बांटना है, ठीक है। तो अब परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका मतलब है q 0 के बराबर नहीं है, 0, q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसको बोलते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो डेसिमल वाली संख्याएं में p बटे q के रूप की संख्या होना परमेय संख्या कहते हैं, p बटे q के रूप की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन तो हमें सारे के सारे p बटे q के रूप की संख्याएं हैं, वो क्या कहेंगे? हम उसको परमेय संख्या कह देंगे। अब परमेय के साथ साथ एक अपरमेय संख्या भी आती है, अपरमेय संख्या आती है। अब अपरमेय संख्या जो होती है, ये अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, अब परमेय की तो हमने बता दी p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो संख्या है, ये p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकती। इन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अपरमेय संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब मुझे बताइए 5 बटे 2 था ना, 2.5 तुमने 5 बटे 2 किया। अब 5 बटे 2 को बताइए p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है? बिल्कुल लिखा जा रहा है। तो कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। q का मान 0 है? नहीं है। अब एक संख्या आती है √2, छोड़ो इसको छोड़ो, पहले बताइए 5, मेरे पास 5 है, तो ये 5 जो है परमेय है अपरमेय है? 5 है। तो सबसे पहले बताइए क्या ये प्राकृतिक संख्या है? 5 जो है क्या ये परमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है? सबसे पहले तो बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है क्योंकि 0 ऐड होता है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक भी है, जब पूर्ण और प्राकृतिक दोनों हैं तो पूर्णांक बनेगी बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं परमेय और अपरमेय में, रेशनल है या इरेशनल है। 5 इज द रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल की बात करते हैं, 5 जो है, जब हम रेशनल की बात करते हैं तो रेशनल में बताइए p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। 5 बटे 1 लिख दूं मैं, 5 बटे 1 लिख दूं, कोई दिक्कत है? 5 बटे 1 लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 5 बटे 1 यानी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। q का मान 0 है? नहीं है। तो q का हम 1 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। q का मान 0 है? बिल्कुल नहीं। q का मान 0 बिल्कुल भी नहीं है। 0 है? बिल्कुल नहीं है। जब q का मान 0 नहीं है तो कैसी संख्या होगी? ये परमेय संख्या हो गई। अब ऐसे बताइए 3 को लेके, तो 3 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक है, तो परमेय संख्या है। परमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 3 बटे 1 लिख सकते हैं। अब माइनस के 3 जो है ये परमेय है या अपरमेय? तो माइनस के 3, तो माइनस के 3 बटे 1 लिख सकते हैं इसको। q का मान 0 है नहीं, p का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो, उससे हमें क्या? उससे हमें क्या? तो p का मान है, बिल्कुल ठीक है।
सॉरी, अब एक संख्या है अंडर रूट 2, अंडर रूट के 2, अंडर रूट 2, इसको बताइए मुझे ये परमेय है अपरमेय, रेशनल और इरेशनल। रूट 2 इज रेशनल और इरेशनल, रूट 2 इज रेशनल और इरेशनल। तो इसको 2 बटे अंडर रूट 2 बटे 1 लिख सकता हूं मैं, ये p का मान हो गया, ये q का मान हो गया, तो p बटे q के रूप में हम बिल्कुल लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं कि हमारे हिसाब से कौन सी संख्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि ये है अपरमेय संख्या, है कौन सी, अपरमेय संख्या। तो p बटे q के रूप से तो हम इसको पहुंच नहीं पा रहे यार, p बटे q के रूप में p का मान हमें कोई बाउंडेशन थोड़ी दी, यहाँ पे q का मान दिया है, q के लिए लिमिट दी, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p के लिए कोई लिमिट दी कि p का मान ये नहीं होना चाहिए, तो सब दे रखा है, तो p का ऐसा क्या मान है यार जो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट 2 जो है अपरमेय संख्या है, कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्यों है, किस आधार पे, अगर p बटे q के आधार पे लटके रहे हम तो p बटे q के आधार पे इस तरीके से लिखते हैं, जब मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं 3 बटे 1, 3 को 1, 5 को 5 बटे 1 लिख सकता हूं, तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 बटे 1 लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का भाग अंडर रूट 2 में देंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब p बटे q की क्या बाउंडेशन आती है, कुछ ना कुछ तो इसकी बाउंडेशन है, तो क्या बाउंडेशन है वही बताइए आप। तो इस p की क्या बाउंडेशन है, p की क्या बाउंडेशन है, तो p की बाउंडेशन के लिए देखते हैं p की क्या बाउंडेशन होगी। तो p की बाउंडेशन जब हम दशमलव के आधार पर बात करते हैं, दशमलव के आधार पे, तो यहाँ पे जो दशमलव है वो शांत दशमलव होना चाहिए, शांत दशमलव और या अशांत आवर्ती दशमलव, शांत दशमलव होना चाहिए या अशांत आवर्ती, अभी कहेंगे यार शांत क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव क्या हो गया, और अपरमेय संख्या जो है यहाँ पे होना चाहिए अशांत, अशांत होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए, अशांत भी होना चाहिए और अनावर्ती भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे यार सर क्या कर दिया आपने, आज तक तो हमने पढ़ा था p बटे q वाली परमेय संख्या है और p बटे q नहीं है, वो कौन सी होता है, ये अपरमेय संख्या, लेकिन आप तो कहीं और ही ले गए। तो आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में शांत दशमलव अशांत दशमलव पढ़ा था, शांत अशांत दशमलव पढ़ा था, तो अब तक की जो संख्या है वो दशमलव के बिना वाली बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो बिना दशमलव वाली संख्या हमने कर ही ली थी, बिना दशमलव वाली संख्या जो है वो तो हमने 3 भागों में बांट दी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में बट गई, ठीक है। अभी डेसिमल वाली दशमलव वाली जो संख्या है वो कैसे बटेगी, वो बटेगी शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। अब कहेंगे कि p बटे q वाला कांसेप्ट गलत है, तो p बटे q वाला कांसेप्ट सही है, p बटे q वाला कांसेप्ट सही है, लेकिन ये p बटे q वाला कांसेप्ट जो है इनफ नहीं है, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, ऐसी वाली संख्या, इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई ये किस तरीके से होंगे। अब ऐसे तो ये कह दिए 1.27 3 4 1 2 5 4 डॉट 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 इस तरीके से चलता जाए। अब बताइए पर में है, पर में तो अब ढूंढते ढूंढिए इसमें p बटे q, p बटे q लगाते रहिए, नहीं लगेगा p बटे q, नहीं लगेगा। तो ऐसी वाली संख्याओं को भी तो बताना है पर में है, पर में तो वास्तविक संख्या हम पढ़ ही रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या में हमारे पास परमेय संख्या आया, तो परमेय संख्या के बाद हमारे पास इनफ जानकारी होनी चाहिए ना, परमेय है या परमेय, अगर परमेय है तो क्यों है। सबसे पहले आप इस क्यों वाले कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कौन से वाले कॉन्सेप्ट को, क्यों है तो क्यों, अगर क्यों क्लियर हो गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी p बटे q, और ये अब ऐसे वाली संख्या आगे लटक जाएंगे कहीं पे भी, है या नहीं है, ठीक है। तो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव जो होते हैं वो आते हैं परमेय संख्याओं में, और अपरमेय संख्याओं में आते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अब दशमलव में हमने 2 भाग पढ़ लिए, शांत दशमलव, अशांत दशमलव सबसे पहले, तो फिर अशांत में आवर्ती और अनावर्ती, ये क्या हो गया है, देखिए शांत दशमलव होंगे, शांत दशमलव होंगे जिनका हर जो है 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की ये या वाला चिन्ह है, या 2 की पावर n गुना 5 की पावर n, इस रूप का हो। अगर हर में 2 या 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, 2 हो 5 हो, जैसे हर में इस तरीके से लिख दिया 3 बटे 25 लिखा है, तो 25 को क्या लिखूंगा, 5 गुणा 5 आ रहा है ना, ठीक है, ये शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव, कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव, कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं लिख देता हूं
कि 2/10, 2/10 लिख दिया। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 आ रहा है तो ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव। कौन सा दशमलव है, शांत। यदि मैंने इस तरीके से लिख दिया कि 3/15 कर दिया, अब 15 को क्या लिख सकता हूँ, 1/15, जब 1/15 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 3 लिखता हूँ, 5 गुणा 3 लिखूंगा। लेकिन हमें पता है या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 2 में, या 5 में होना चाहिए, या 2 गुणा 5 का होना चाहिए। इनके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। हर में 2 या 5 के, 2 या 5 दिखे, 2 या 5 का गुणनखंड दिखे, उनके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। इनके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। या तो ये दिखे, या इनके मल्टीप्लायर दिखे, गुणज दिखे, तो ठीक है। अगर इनके अलावा और कुछ भी है तो वो आसान में आ जाएगा। अब 5 गुणा 3 कौन सा है, आसान। कौन सा है, आसान। आसान आवर्ती का मतलब है जब पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो जाए, पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो जाए, जैसे 1.23 2 3 2 3 इस तरीके से चलता जा रहा है, मैं इसको 1.23 पे बार लगा दूं तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, आसान आवर्ती। आसान तो है, चलता जा रहा है, लेकिन आवर्ती रिपीट हो गया तो ये कौन सी वाली संख्या हो जाएगी, परमेय। और इस तरीके से आ जाएगी 3.14723 इस तरीके से चलता जाए, तो ये कहीं पे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कौन सा आसान आवर्ती, कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। तो परमेय और अपरमेय पता चल गया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होते हैं वो भी पता चल गया, ठीक है। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या उदाहरण देखिए, √2 √3 √5 ये क्यों लिखा दिया जाता है। अब बताइए √4 जो है, √4 जो है ये परमेय है या अपरमेय है, तो √4 को क्या है, 2 का वर्गमूल, 2 का क्या स्क्वायर है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस के 2, अब प्लस माइनस के 2 आ गया, तो 2 प्लस का हो या माइनस का, तो 2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। अब परमेय अपरमेय वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपको, परमेय अपरमेय वाला कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल क्लियर है। परमेय अपरमेय में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसी भी। आइए, शांत दशमलव हो गया, आसान दशमलव हो गया। अभी हमने पूर्णांक वाले में, पूर्णांक जो गया था उस पूर्णांक वाले में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी भाई, पूर्णांक वाले में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या कौन सी होती है, धनात्मक संख्या जिनके आगे या तो प्लस का चिन्ह हो, धनात्मक संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या धनात्मक संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या जिनके आगे प्लस का चिन्ह हो, या तो प्लस का चिन्ह होना चाहिए या कोई भी चिन्ह ना हो, प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह ना हो। ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या जिनके आगे माइनस का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो। अब जैसे 2 दे दिया, तो 2 के आगे कोई भी चिन्ह है नहीं है, तो कैसी संख्या, धनात्मक है। अगर मैं +2 लिखूं तो भी कौन सी होगी, धनात्मक होगी। तो धनात्मक के लिए +2 लिखो या 2 लिखो, दोनों बात बराबर है। अब मैंने ये 2 लिख दिया, अब 2 हमें पता है कि ये जो है ये धनात्मक है, कैसी संख्या है, धनात्मक है, और माइनस का 2 लिख दिया तो ये कौन सी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत किसी को, पॉजिटिव नेगेटिव। शांत दशमलव पढ़ लिया, अशांत पढ़ लिया हमने, ठीक है। परमेय अपरमेय हो गई। अब आती है हमारी बारी वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होती है, अब बात क्या आती है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं, ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, ऐसी संख्याएं लिखो, ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय, ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है, कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय दोनों से कैसी होनी चाहिए, मिलकर बनी होनी चाहिए, दोनों से मिलकर बनी होनी चाहिए। अब ठीक है, वास्तविक संख्या हो गई कि दोनों से मिलकर बनी होनी चाहिए। अब √2 जो है ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। लेकिन ये कौन सी हो जाएगी, वास्तविक संख्या। कौन सी हो जाएगी, वास्तविक संख्या। 3/2 जो है ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। 5/7 जो है ये भी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। यानी जो संख्या परमेय अपरमेय जिस संख्याओं से मिलकर बनी होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती है कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब संख्या में दो थोड़े से प्रकार और रह गए हैं, उनको और पढ़ लेते हैं।
भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, सॉरी भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनका एक स्वयं के अलावा और भी कोई गुणनखंड होना चाहिए। and such number which has a multiplier of one and except one and itself, यानी कि स्वयं और एक के अलावा कोई और एक गुणनखंड हो, कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये दो ही गुणनखंड होने चाहिए। ये दो ही क्या होने चाहिए? गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड क्या होते हैं वो आपको आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वो कौन सी कहलाएंगी? प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर की। सम संख्या ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। 0 2 4 6 8 ये क्या आएगा? इकाई अंक। ये क्या आएगा? इकाई अंक यानी कि फर्स्ट अंक, इकाई अंक बोल इकाई अंक। अब बात करते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर की। ऑड नंबर ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो। 1 3 5 7 9 कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम विषम पता चल गया। भाज्य संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो। अभाज्य संख्या जिनका भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हो, तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम सम संख्या। तो ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाएंगी। और विषम संख्या की बात करें जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, जैसे कि ये देखिए 33, इसका इकाई अंक कितना है? 3 है, तो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। अब मुझे बता दिए, ये दे दिया 378। अब हमसे पूछ रहा है सम है या विषम है? सम है या विषम है? तो इसका इकाई अंक देखिए क्या है? इकाई अंक कितना है? 8 है। इकाई अंक कितना है? 8 है। 8 इकाई अंक कौन से में? सम है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या वो तो आपको भाग देके पता चल जाएगा कौन सी संख्या भाज्य कौन सी संख्या अभाज्य। अब बताइए दो भाज्य है अभाज्य है, तो दो अभाज्य है, दो के बाद कौन सी अभाज्य संख्याओं में देखिए 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब 9 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है? 9 में 3 का भाग जाता है। 9 में किसका भाग जाता है? 3 का। तो 9 कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। 9 कोई प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिनमें हम किसी संख्या का भाग नहीं ले सकते वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा जिसमें किसी और का भाग ना जाए, एक और स्वयं के अलावा जिसमें किसी और संख्या का भाग ना जाए, कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो वैसे आज का लेक्चर संख्याओं के ऊपर था और वो संख्याओं के ऊपर लेक्चर भी क्या थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो एक बार इनको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम संख्या पे बात करते हैं। संख्या किस पे बात करते हैं? संख्या। तो संख्या में यहां पे हम पढ़ेंगे पहले में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो गिनती के लिए काम में ली जाती है। ऐसी संख्या जो गिनती के लिए क्या की जाती है? काम में ली जाती है। गिनती के लिए काम में ली जाती है, कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? गिनती के लिए काम में ली जाती है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए, कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक तो ऐसी संख्या यानी कि ऐसी पूर्ण संख्या जिनमें हम क्या कर ले? ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर ले, पूर्णांक कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम परिमेय अपरिमेय में। परिमेय पढ़ी थी और अपरिमेय पढ़ी थी। परिमेय पढ़ी थी, अपरिमेय पढ़ी थी। परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पे कौन सा दशमलव प्रसार पढ़ा था हमने? यहाँ पे दशमलव प्रसार की बात करें तो शांत दशमलव होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? शांत दशमलव होना चाहिए। और शांत दशमलव के साथ कौन सा होना चाहिए? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ पे जब हमने दशमलव प्रकार पढ़ा था तो वो कैसा पढ़ा था? अशांत दशमलव प्रसार। कैसा? अशांत, और अशांत के साथ साथ कौन सा होना चाहिए? अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, वो कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या।
परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई। अब इनके बाद हमने पढ़ी थी परिमेय अपरिमेय के बाद हमने वास्तविक संख्या पढ़ी थी। वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हो, कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बाद हमने पढ़ी थी भाज्य संख्या, उसके बाद पढ़ी थी अभाज्य संख्या। प्राइम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें एक स्वयं, इसके अलावा एक गुणनखंड और एग्जिस्ट करना चाहिए कि और गुणनखंड विद्यमान होना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड होना चाहिए। और अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और भी गुणनखंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कि कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा गुणनखंड हो चलेगा, एक और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर अभाज्य भाज्य के बाद हमने पढ़ी थी सम विषम। सम विषम सम संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ये सम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या। सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ठीक है। और हमने पढ़ी थी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जिसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाए वो ऋणात्मक संख्या है, और जिसके आगे माइनस का चिन्ह ना हो वो सभी संख्याएं कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। आज हमने इतना सा पढ़ा था, आज हमने क्या पढ़ा था? इतना सब कुछ पढ़ा था। अब संख्या के साथ साथ एक संख्या रेखा भी बना देता हूं। अभी ये तो हो गई संख्या, इस तरीके से हमने संख्या के बारे में पढ़ा था। अगर संख्या रेखा बनानी हो तो संख्या रेखा किस तरीके से बनेगी? तो संख्या रेखा और यहीं पे बता देता हूं यहीं पे। तो संख्या रेखा बनेगी जब उसके मिडिल में क्या होगा? 0 होगा। बीच में क्या होगा? बिल्कुल 0 होगा। बीच में क्या होगा? 0 होगा। इधर साइड लिखा होगा 1, 2, 3, 4, इस तरीके से संख्या चलती जाएगी, इस तरीके से संख्या चलती है। इधर लिखा होगा -1, -2, -3, -4, इस तरीके से यहाँ पर संख्या चलती जाएंगी, ठीक है। अब 0 जो है वो मिडिल पॉइंट की तरह काम करती है। 0 के दाईं तरफ संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ यानी राइट साइड में कौन सी संख्या होंगी? सभी की सभी धनात्मक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है? ये पॉजिटिव नंबर। कौन सी है? पॉजिटिव। और 0 के इधर जो होंगी वो कौन सी होंगी? नेगेटिव। अब मुझे बताइए 0 जो है ये धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक है या ऋणात्मक है? मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और क्या है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लेकिन ये क्या थ्योरी का पार्ट है। मैं आपको समझाने के लिए बता देता पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या 2 मिनट में इनको फेल कर देता, पर मैं एक बार बताकर सीधे स्टार्ट कर देते। लेकिन हमारे पास पूरा साल पड़ा है, ठीक है, पूरा साल पड़ा है तो कोर्स जो है वो आराम से हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। 3 से 4 महीने में तो एक ही टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके चल रहा है। एक ही टॉपिक क्या करना है? बिल्कुल क्लियर करके चलना है। तो 30 से 35 मिनट की वीडियो बनेगी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी। 30-35 लास्ट में बनेगी, उससे बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे हम। तो 0 जो है धनात्मक होती है या ऋणात्मक? 0 जो है धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो 0 ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। 0 जो होती है ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। किस सब कहेंगे कि 0 धनात्मक ऋणात्मक होती है, लड़ाई करते हैं इसके ऊपर। तो 0 ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। अब बात करते हैं 1 के ऊपर। 1 को बताइए एक भाज्य है या अभाज्य है? एक भाज्य है या अभाज्य है? अब भाज्य संख्या क्या कहती है कि एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य संख्या कहती है एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो एक जो होता है भाज्य वाली कंडीशन को पूरी करता है क्या? भाज्य वाली कंडीशन एक स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड है? नहीं है, तो भाज्य संख्या तो कतई भी नहीं है। अब अभाज्य संख्या बताइए एक और स्वयं। अब एक और स्वयं आते हैं तो दो गुणनखंड हो गए, एक और स्वयं दो हो गए, एक और स्वयं दो हो गए ना अलग अलग, जबकि इसके पास तो केवल एक ही है ना। ऐसा मत लिखना 1 गुना 1 गुना 1, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो हजारों गुणनखंड होंगे। एक के अलावा क्या है? और कोई है इसके साथ? और कोई है इसके साथ? नहीं है, ये ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो ये वाला पॉइंट स्टार करके लिखना है कि 0 धनात्मक होती है ऋणात्मक, तो 0 ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। और एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। एक जो है ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, ठीक है। और 0 जो है इसके मिडिल में काम करते हैं। इसके दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर होंगे और बाईं तरफ कौन से होंगे? नेगेटिव नंबर होंगे। ये सभी के सभी आज संख्या रेखा है, इनकी संख्या के बारे में बात की थी हमने। संख्या में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय पर बात कर ली थी। 5 हो गए। उसके बाद हमने शांत और अशांत दशमलव पढ़ लिए। फिर अशांत दशमलव में दो प्रकार, आवर्ती और अनावर्ती पढ़ लिए हमने, ठीक है। उसके बाद भाज्य अभाज्य पढ़े, सम विषम पढ़े, धनात्मक ऋणात्मक पढ़े। इन सभी के बारे में हमने क्या है जाना और संख्या रेखा के बारे में सीखा। अब कल से ये जो है आपका थ्योरी वाला पार्ट जो है ये कल से खत्म हो जाएगा।
कल से आपके सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, एक से एक। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।